कहानी की शुरुआत में हम ड्रासा नाम की एक शार्प शूटर को देखते हैं जो पिछले कई घंटों से एक टनल में छुपी हुई है। दरअसल वह यहाँ अपने शिकार का इंतजार कर रही होती है। ड्रासा को पास के एयरपोर्ट पर एक गवर्नमेंट अफसर को मारने का टास्क दिया गया था। कुछ ही देर बाद रनवे पर एक प्लेन लैंड करता है। ड्रासा को जैसे ही अपना शिकार नजर आया उसने उसे कई किलोमीटर दूर से एक ही शॉट में खत्म कर दिया। ड्रासा अपना ये काम इतनी बारीकी से अंजाम देती है कि वहां पर मौजूद गार्ड्स को पता ही नहीं चलता कि गोली किसने और कहां से चलाई। मिशन कंप्लीट करने के बाद ड्रासा अपनी माँ की कब्र पर जाती है जहाँ उसका फादर पहले से ही मौजूद होता है। यहाँ हमें ड्रासा के बारे में एक और बात मालूम होती है कि जब भी वह किसी को अपनी राइफल से मारती है तो उस बुलेट के कवर को अपने पास रख लेती है और फिर वह इन बुलेट कवर्स को अपने पिता को सौंप देती है। दरअसल ड्रासा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी, यानी वह पैसों के लिए लोगों को मारा करती थी और अब तक कई लोगों को मार चुकी थी। इसे लोगों को मारना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब यह काम उसका पेशा बन चुका था। इसलिए ड्रासा उन बुलेट्स के कवर्स को अपने फादर को पकड़ा देती, जिससे उसका दुख थोड़ा कम हो जाता। ड्रासा अपने पिता को बताती है कि मुझे एक और नया प्रोजेक्ट मिला है जो पूरे 1 साल तक चलेगा। शायद इस दौरान मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी। जिस पर ड्रासा के फादर जवाब देते हैं, तुम हर साल आती हो और मुझे कुछ गोलियों के कवर पकड़ा देती हो, मगर अगले साल ऐसा नहीं होगा। मेरा कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा और अगर आने वाले दिनों में मेरी मौत नहीं हुई तो मैं खुद 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पर अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, क्योंकि अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। तुम्हारी माँ भी मर चुकी है और तुम भी अपने काम के चलते साल में 1-2 बार मुझसे मिलने आती हो, इसलिए हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। ये सुनकर ड्रासा की आंखें भर आती हैं। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस कहानी के दूसरे लीड कैरेक्टर लेवाई को। लेवाई की जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। उसे अक्सर भयानक सपने आते थे और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाती थी। एक रात जब उसकी आंख बुरे सपने से खुलती है तो लेवाई अपने घर से बाहर निकलकर समुद्र के किनारे पर आता है। यहाँ उसे थोड़ा बेहतर महसूस होता है और वह अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है। तभी लेवाई को अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में उसे एक एड्रेस दिया गया होता है जहाँ उसे जल्द से जल्द पहुंचने का कहा गया होता है। लेवाई बिना वक्त गंवाए एक मिलिट्री बेस पर पहुंचता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक लेडी ऑफिसर से जिसका नाम बार्तो है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि लेवाई कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक आर्मी ऑफिसर था, लेकिन अब वह रिटायर हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वह एक डेडली स्नाइपर भी रह चुका है। वह अब तक 200 से भी ज्यादा लोगों को स्नाइपिंग से मार चुका है। बार्तो लेवाई से कहती है, मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे स्नाइपर हो और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन मिशन पर भेजने से पहले बार्तो लेवाई से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछती है, अगर तुम इस मिशन पर गए तो क्या तुम्हें याद करने वाला पीछे कोई है? ये बात सुनकर लेवाई को कुछ अजीब लगने लगता है, लेकिन फिर वह जवाब देता है, नहीं, मेरा इस दुनिया में अब कोई भी अपना नहीं है। ये सुनकर वो लेडी लेवाई से कहती है, तुम तैयारी कर लो, कुछ घंटे बाद तुम्हें उस मिशन पर भेजा जाएगा और वहाँ तुम्हें 1 साल के लिए रहना है। इसके बाद लेवाई को बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक एरोप्लेन में पाता है। लेवाई कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर उसे कहाँ ले जाया जा रहा है और उसे किस तरह का मिशन सौंपा गया है। इसलिए लेवाई वहाँ पर मौजूद एक सोल्जर से पूछता है, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? लेकिन वह सोल्जर लेवाई की इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है, अपना आईडी और वॉच हमें दे दो, ये सब तुम्हें तब वापस मिलेगा जब तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो सोल्जर उसे बताता है, अब तुम्हारा प्लेन से उतरने का वक्त आ चुका है। कुछ ही मिनटों में हम नो फ्लाइंग जोन एरिया में एंटर करने वाले हैं। यहाँ से आगे जाने की हमें परमिशन नहीं है। बस वह सिर्फ इतना बताता है कि नीचे उतरने के बाद तुम्हें अकेले 32 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ पैदल जाना होगा, तब तुम अपनी मिशन वाली जगह पर पहुंच जाओगे। लेकिन लेवाई के दिमाग में अब भी एक ही बात चल रही थी। वो फिर से उस सोल्जर से पूछता है, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? इस पर सोल्जर जवाब देता है, मुझे इस सवाल का जवाब देने का परमिशन नहीं है। मेरी वर्दी में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है। अगर मैंने तुम्हें इस जगह के बारे में बताया तो मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है या फिर मारा भी जा सकता है। यह बात सुनकर लेवाई के गले में सांसें अटक जाती हैं। इसके बाद उसे एक पैराशूट दिया जाता है और प्लेन का दरवाजा खुलते ही लेवाई कूद जाता है और सेफली लैंडिंग करता है। लेकिन असली गेम तो अब शुरू होता है। 32 किलोमीटर की दूरी उसे पैदल तय करनी थी। लेवाई को पैदल चलते चलते 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिनों का लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि ये एक बहुत ही सुनसान इलाका है जहां इंसान तो दूर बल्कि उससे परिंदे भी नहीं दिखाई देते। तभी उसकी मुलाकात जेडी नाम के एक आदमी से होती है। जेडी 1 साल तक यहाँ मिशन पर था, अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, इसलिए अब लेवाई उसकी जगह संभालेगा। जेडी लेवाई को एक वॉच टावर की तरफ ले जाता है। टावर के टॉप पर पहुंचने के बाद लेवाई को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ क्या काम करना है। यही सवाल जब वो जेडी से पूछता है तो जेडी जवाब देता है, यहाँ एक बहुत ही गहरी खाई है जिसे गॉर्ज नाम दिया गया है। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस और गहरी खाई है जिसके बॉटम तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। तुम्हारा काम बहुत ही सिंपल है, तुम्हें इस खाई की पहरेदारी करनी है। इसके बाद वो लेवाई को यहाँ के स्ट्रिक्ट रूल्स बताता है। वह कहता है, तुम यहाँ से बाहर महीने में 1 ही बार हेडक्वार्टर फोन कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बाहर की दुनिया से जुड़ने की उम्मीद मत रखना। ये टावर जिसे हम वेस्ट टावर कहते हैं, इसके ठीक सामने ईस्ट टावर है, वह रशिया का है। वहाँ भी एक गार्ड अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन तुम दोनों के बीच कोई भी कॉन्टैक्ट अलाउ नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना है और हाँ, आने वाले खतरे के लिए हर वक्त तैयार
तैयार रहना, क्योंकि यहाँ तुम पर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। यहाँ ऑटोमेटिक गन्स और नीचे ढेर सारे लैंड माइन्स लगाए हुए हैं। अगर ऑटोमेटिक गन्स में गोलियां खत्म हो जाए तो उसे हमेशा रिलोड रखना, क्योंकि हमले के दौरान ऑटोमेटिक गन्स तुम्हारी बहुत काम आएगी। और आखिरी बात, अगर तुम्हें कभी भी यहाँ तेज सायरन की आवाज सुनाई देने लगे तो तुम बिना सोचे समझे यहाँ से भाग जाना। जेडी कहता है, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों बोला गया है, लेकिन मुझे जो पिछले ड्यूटी वर्कर ने बताया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेवाई उसकी सारी बातें अच्छी तरह से सुन लेता है, पर उसका सवाल एक ही था। वह पूछता है, आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी लगाई गई है? तभी जेडी एक ग्रेनेड निकालता है और इस ग्रेनेड को उस गहरी खाई में फेंक देता है। ग्रेनेड जैसे ही खाई की गहराइयों में धमाका करता है, वहाँ से एक अजीब भयानक आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी, वो किसी ऐसी चीज की थी जो अंधेरे में छुपी थी। जेडी लेवाई की तरफ देखता है और कहता है, ये आवाज जो तुम सुन रहे हो ये उन क्रीचर्स की है जिन्हें हम होलोमैन कहते हैं। ये क्रीचर्स इस घड़े के अंदर रहते हैं और तुम्हारी यहाँ पर ड्यूटी ये है कि इस घड़े के अंदर से किसी भी क्रीचर को बाहर निकलने नहीं देना है। कहा जाता है कि 1940 में यूएस आर्मी के 2400 आर्मी सोल्जर्स को इस गड्ढे के अंदर भेजा गया था ताकि यह सोल्जर्स उस गड्ढे के अंदर मौजूद सभी क्रीचर्स को खत्म कर सकें, लेकिन आज तक उनमें से एक भी जिंदा सोल्जर वापस लौट कर नहीं आया। और अब जेडी लेवाई को पूरी इंफॉर्मेशन हर एक चीज का बताकर घर वापस जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि उसने यहाँ 1 साल की ड्यूटी पूरी कर दी। अब लेवाई को यहाँ 1 साल तक ड्यूटी देनी थी। जेडी लेवाई को अलविदा कहकर यहाँ से निकल पड़ता है। वह बहुत खुश था क्योंकि 1 साल बाद वह घर जाने वाला था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जेडी जैसे ही स्मोक करता है, तब एक हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आता है। वह हेलीकॉप्टर उसके लिए रस्सी नीचे फेंकता है और जेडी इस रस्सी के जरिए ऊपर हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगता है। हेलीकॉप्टर में बैठा एक सोल्जर पहले जेडी की आइडेंटिटी कंफर्म करता है। जेडी जब उसे अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देता है तो हेलीकॉप्टर में बैठा वो सोल्जर पहले जेडी को शूट करता है और उसके बाद उसकी रस्सी काटकर उसे नीचे गिरा देता है। अब यहाँ एक बात तो साफ हो चुकी थी कि जो इस जगह आता है वो यहाँ से कभी लौट नहीं पाता। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लेवाई अपने काम को निभाने लगता है। सबसे पहले वो यहाँ की कुछ रिपोर्ट्स चेक करता है और जिन ऑटोमेटिक गन्स में गोलियां खत्म होती हैं उन्हें रीलोड करता है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं और फिर 1 महीना। अब लेवाई को ये जगह बोरिंग फील होने लगी। वो सोचता है कि क्या 1 साल तक यहाँ बस अकेले ही रहना है, न किसी से बातचीत और न ही कोई एंटरटेनमेंट। इसीलिए टाइम पास करने के लिए वो अलमारी में रखी किताबें पढ़ने का सोचता है। जब वो अलमारी से किताबें निकालता है तो अचानक उसकी नजर अलमारी के पीछे की दीवार पर पड़ती है। उस दीवार पर कुछ नोट्स लिखे होते हैं। ये उन सभी लोगों के नोट्स थे जो इससे पहले इस टावर में अपनी ड्यूटी कर चुके थे। हर नोट में डर, अकेलापन और होलोमैन के खतरों का जिक्र था। एक दिन लेवाई को वेस्ट टावर से मशीन चलने की आवाज आती है। लेवाई जल्दी से अपने टेलीस्कोप से दूर से ईस्ट टावर को देखने की कोशिश करता है और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ड्रासा होती है, जो कि उसकी अच्छी स्नाइपिंग की वजह से उसे इस टावर पर ड्यूटी दे दी गई थी। ड्रासा की खूबसूरती देखते ही लेवाई की नजरें उस पर जम जाती हैं, लेकिन लेवाई उससे बात नहीं कर पाता क्योंकि ऐसा करना रूल्स की खिलाफ वर्जी थी और ड्रासा को भी वेस्ट टावर में बैठे लेवाई के बारे में पता चल चुका था। अब इसी तरह से दिन गुजरते हैं और ये दोनों सोचते हैं कि क्या हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए या नहीं। कुछ दिन बाद ड्रासा का जन्मदिन आता है। अकेलेपन में घिरी हुई ड्रासा को लगता है कि उसे किसी से बात करनी चाहिए। वो लेवाई से बात करने की कोशिश करती है। ड्रासा एक व्हाइट बोर्ड के जरिए लेवाई से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर लेवाई को रूल्स याद आते हुए कहता है कि नाम बताना अलाउड नहीं है, लेकिन ड्रासा मुस्कुराते हुए अपना नाम बताती है, मेरा नाम ड्रासा है। लेवाई भी ज्यादा न सोचते हुए अपना नाम बता देता है। ड्रासा बताती है कि आज मेरा बर्थडे है और ड्रासा अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए डांस करने लगती है। ड्रासा लेवाई से पूछती है, क्या तुम्हें डांस करना आता है? लेवाई बताता है, नहीं, मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता। जिस पर ड्रासा पूछती है, तो फिर तुम्हें क्या करना आता है? लेवाई जवाब देते हुए बोर्ड पर लिखता है, मैं शूटिंग थोड़ी बहुत अच्छी कर लेता हूँ। यहाँ ड्रासा उसकी शूटिंग स्किल्स चेक करने के लिए अपने टावर पर एक छोटी सी बॉटल उसके सामने रख देती है और लेवाई अपने टारगेट को निशाने पर रखते हुए एक ही गोली में उस बॉटल को फोड़ देता है। अब यहाँ ड्रासा भी पीछे रहने वाली नहीं थी। वह भी अपनी शूटिंग स्किल्स को दिखाते हुए लेवाई के टावर में रखी एक छोटी सी बॉटल को बिल्कुल परफेक्ट शूट कर लेती है, जिससे लेवाई को पता चलता है कि ड्रासा कोई आम लड़की नहीं बल्कि वह एक डेडली स्नाइपर है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है। ड्रासा और लेवाई एक दूसरे को समझने लगते हैं, लेकिन तभी जब ये दोनों बातचीत में मसरूफ होते हैं, ड्रासा की नजर अचानक नीचे गड्ढे की तरफ जाती है। वो देखती है कि नीचे से कुछ भयानक क्रीचर्स यानी होलोमैन तेजी से वेस्ट टावर की तरफ चढ़ रहे हैं। वह जल्दी से लेवाई को अलर्ट करती है, नीचे देखो, तुम्हारी तरफ कुछ क्रीचर्स बढ़ रहे हैं। लेवाई जैसे ही नीचे देखता है उसकी आंखें चौंक जाती हैं। नीचे सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों क्रीचर्स ऊपर की ओर बढ़ रहे होते हैं। वो बिना वक्त गंवाए अपनी स्नाइपर राइफल उठाता है और एक एक करके क्रीचर्स को शूट करने लगता है, लेकिन क्रीचर्स की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि लेवाई उन्हें अकेले संभाल नहीं पाता। इसलिए ट्रासा भी अपनी मशीन गन से गोलियां बरसाने लगती है। अब वेस्ट टावर यानी ट्रासा की तरफ भी क्रीचर्स बढ़ने लगे। ये दोनों अपनी अपनी साइड से इन क्रीचर्स को मारने लगते हैं, लेकिन तभी लेवाई देखता है कि एक क्रीचर ऊपर ट्रासा के टावर तक पहुंच चुका है और वह क्रीचर जैसे ही ट्रासा पर हमला करने वाला होता है तो लेवाई ईस्ट टावर से अपनी जबरदस्त स्नाइपिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उस क्रीचर को मार गिराता है। अब
लेवाई और ड्रासा दोनों को एहसास हो जाता है कि इस खतरनाक जगह में अगर जिंदा रहना है तो उन्हें मिलकर लड़ना होगा। सब कुछ संभालने के बाद ड्रासा बताती है, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था। अगली सुबह लेवाई नीचे लगी लैंड माइंस को ठीक करता है और ऑटोमेटिक गन को रीलोड करता है। तभी अचानक खाई के अंदर से एक ड्रोन निकलता है। वो ड्रोन कुछ सेकंड्स तक लेवाई की तरफ देखता है। ड्रोन अजीब तरीके से स्कैन करता है। ये देखकर लेवाई हैरान रह जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये ड्रोन क्यों और किसके लिए भेजा गया था। इस तरह से दिन गुजरते